नेक्स्ट टॉपिक इज एक्सटर्नल सोर्सेज ऑफ रिक्रूटमेंट। ये हमारे केस स्टडी में कवर होते हैं एंड इम्पॉर्टेंट वन। पूरा केस स्टडी देंगे एंड दे विल आस्क यू टू आइडेंटिफाई द वेरियस सोर्स ऑफ एक्सटर्नल रिक्रूटमेंट कि एक्सटर्नल तरीके से हम कैसे कैसे कर सकते हैं। इजी वन है, इंडिविजुअली हमको पढ़ने, नेम हमको लर्न होने चाहिए। क्लियर मीन्स जब हम लोग कहाँ से कर रहे हैं, आउटसाइड सोर्सेज से कर रहे हैं, नॉट विद इन द ऑर्गेनाइजेशन। क्लियर। सबसे फर्स्ट वन दे आर सेइंग वेब पब्लिशिंग। वेब पब्लिशिंग में हम लोग देख रहे हैं कि इंटरनेट इज बिकमिंग अ कॉमन सोर्स ऑफ रिक्रूटमेंट। बहुत सारी यहाँ पे वेबसाइट्स हैं, उन वेबसाइट्स को हम लोग यूज करते हैं, जैसे naukri.com, jobstreet.com। वहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं, वहाँ पे हम लोग देख सकते हैं कि किन किन लोगों ने अप्लाई किया है और उनमें से हम लोग अपना एक प्रोस्पेक्टिव कैंडिडेट्स का एक पूल क्रिएट कर सकते हैं। तो वेब पब्लिशिंग थ्रू इंटरनेट। सेकेंड वन, इंटरनेट ऑन टेलीविजन। आजकल कम होता है, लेकिन पहले तो दूरदर्शन पे एक प्रोग्राम ही आता था बेरोजगार वाला, तो उसमें पूरा एडवर्टीजमेंट्स आते थे कि किन किन कंपनीज में, बेसिकली वो तो गवर्नमेंट जॉब्स का देते थे, कहाँ कहाँ वैकेंसीज हैं और कहाँ कहाँ फिल करनी है। तो हम लोग एडवर्टीजमेंट भी दे सकते हैं टेलीविजन में वैकेंट पोजीशन के लिए कि क्या ऑब्जेक्टिव है, कौन सी जॉब है, क्या क्वालिफिकेशन है और ऑर्गेनाइजेशन का क्या प्रोफाइल है, उसको डिस्क्राइब करते हुए। क्लियर। अब हमारा आया इंपॉर्टेंट वन। ये दोनों तो सिंपल थे, हमको सही समझ आ रहे। लेबर कॉन्ट्रैक्टर। देखो क्या होता है कि जस्ट मैंने यहाँ पे बात करी, ये एक कंपनी है, ये एक कंपनी है। इस कंपनी को अपने यहाँ कुछ कंस्ट्रक्शन वर्क करना है और उस कंस्ट्रक्शन वर्क के लिए उनको 100 वर्कर्स की जरूरत है, 100 वर्कर्स की जरूरत है। तो या तो कंपनी का HR डिपार्टमेंट का कोई भी पर्सन खुद जा रहा है, एक एक लेबर को पकड़ के ला रहा है। ऐसा नहीं होता है बड़े ऑर्गेनाइजेशन में। वो कंपनी क्या करेगी, लेबर कॉन्ट्रैक्टर्स होते हैं, लेबर कॉन्ट्रैक्टर्स होते हैं। इन लेबर कॉन्ट्रैक्टर्स से कॉन्टैक्ट करेंगे और इनको ये बोलेंगे कि हमको 100 लेबर्स, हमको 100 वर्कर्स की जरूरत है और ये लेबर कॉन्ट्रैक्टर जो होगा अपने 100 पर्सन्स को यहाँ कंपनी में भेज देगा। क्लियर। तो सिंपली वी नीड टू कॉन्टैक्ट द कॉन्ट्रैक्टर एंड दैट लेबर कॉन्ट्रैक्टर विल सप्लाई इट्स लेबर। मीन्स ये जो लेबर कॉन्ट्रैक्टर है इज अ पर्सन who is in contact with लेबर। वो इस लेबर के कांटेक्ट में, तो जब भी हमको जरूरत पड़ेगी हम डायरेक्ट लेबर से कांटेक्ट ना करके हम लेबर कॉन्ट्रैक्टर से कांटेक्ट करेंगे और उसको बोलेंगे कि भैया हमको 100 वर्कर्स अवेलेबल करा दो। तो हमारे उसके बेसिस पे, रिक्वेस्ट के बेसिस पे वो हमको लेबर अवेलेबल करा देगा। लेकिन अब इसमें प्रॉब्लम है एक कि कल को मान लो आपका काम चल रहा है, आपका इस लेबर कॉन्ट्रैक्टर के साथ आपका कोई भी डिस्प्यूट हो गया, इसके साथ आपका कोई भी डिस्प्यूट हो गया और ये कह रहा है मेरे को आपके साथ काम नहीं करना। तो जैसे ही ये गया ना, ये गया तो इसके साथ साथ इसके पीछे पीछे सारे जो वर्कर्स हैं, 100 वर्कर्स, वो भी सारे उसके पीछे पीछे चले जाएंगे। दिस इज द डिसएडवांटेज ऑफ दिस मेथड। अदरवाइज ये वाला मेथड हम लोग यूज करते हैं जब हमको वर्कर्स या लेबर की जरूरत है, जब हमको अनस्किल्ड लेबर की जरूरत है। तो इन दैट केस हम लोग कॉन्टैक्ट किससे करते हैं, और शॉर्ट नोटिस पे बहुत जल्दी मेरे को कल ही चाहिए 100 वर्कर्स। तो इन दैट केस फिर क्या करेंगे कि वी कॉन्टैक्ट दी लेबर कॉन्ट्रैक्टर जो हमारे, अब बात यहाँ पे है कि हमारा एम्प्लॉई कौन है, हु इज द आर एम्प्लॉय। तो बोलते हैं कि अपॉइंटेड थ्रू लेबर कॉन्ट्रैक्टर आर नॉट द एम्प्लॉय ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। यहाँ पे जो वर्कर्स आ रहे हैं, वर्कर्स का हमारा कोई लेना देना नहीं है। हमारा एम्प्लॉय, हमारा कॉन्ट्रैक्टर, हमारा रिलेशन किसके साथ होगा, केवल इस कॉन्ट्रैक्टर के साथ होगा। ओनली विद दिस कॉन्ट्रैक्टर, हमारा केवल उस कॉन्ट्रैक्टर के साथ होगा। और जैसे ही वो कॉन्ट्रैक्टर जाएगा सारी की सारी लेबर भी उसके साथ चली जाएगी। क्लियर। तो लेबर कॉन्ट्रैक्टर अनस्किल्ड लेबर के लिए यूज होगा। शॉर्ट नोटिस पे अगर हमको चाहिए, वर्कर अपॉइंट होंगे थ्रू लेबर कॉन्ट्रैक्टर, लेबर कॉन्ट्रैक्टर के थ्रू वर्कर्स अपॉइंट होंगे और नॉट दी एम्प्लॉइज। जो वर्कर है वो हमारे एम्प्लॉइज नहीं होंगे। इंस्टेड लेबर कॉन्ट्रैक्टर इज आर एम्प्लॉय। और डिसएडवांटेज क्या है कि अगर
हम लोगों ने बोला कॉन्ट्रैक्टर लीव द ऑर्गेनाइजेशन, देन ऑल द वर्कर एम्प्लॉयड थ्रू हिम शैल लीव द ऑर्गेनाइजेशन। क्लियर हम लोग का। नेक्स्ट वन इज रिकमेंडेशन ऑफ एम्प्लॉयज। ये सिंपल है कि कई बार क्या होता है, जैसे मान लो मेरे को टीचर अपॉइंट करना है, तो टीचर अपॉइंट करना है तो मैंने यहाँ पे बोला अपने सब टीचर से कि भैया मेरे को 3 इंग्लिश के टीचर्स अपॉइंट करने, कोई आपकी निगाह में हो तो बता देना। तो उसके बेसिस पे वो या तो अपने रिलेटिव्स, अपने फ्रेंड या कोई भी नोन पर्सन है उसको रिकमेंड करते हैं कि यू कैन अपॉइंट देम, और वो हम लोग का क्या होता है, वन ऑफ द मोड वी कैन यूज फॉर अपॉइंटमेंट। और इससे फायदा क्या होता है इस मोड को यूज करने से, कि उनका बैकग्राउंड हमको सफिशिएंटली पता होता है, तो ट्रस्ट वर्दी होता है। क्लियर। नेक्स्ट वन इज कैंपस रिक्रूटमेंट। कैंपस रिक्रूटमेंट आपने सुना होगा कि जैसे कंपनीज होती हैं, खासतौर पे इंजीनियरिंग कंपनीज देखेंगे, या हम बोलते हैं सीएस के लिए भी होता है, कॉमर्स की बात करें तो जब सीए कंप्लीट हो जाता है तो इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया ऑर्गेनाइज अ कैंपस इंटरव्यू। वहाँ पे बहुत सारी कंपनीज आती हैं और अपने रिक्वायरमेंट्स के अकॉर्डिंग वहाँ पे से वो जो कैंडिडेट्स उनको पसंद आते हैं उनका अपॉइंटमेंट हो जाता है। इन द सेम वे लास्ट ईयर ऑफ एमबीए और लास्ट ईयर ऑफ इंजीनियरिंग कंपनीज विजिट द प्रेमाइजेस, और वो उन कॉलेजेस में जाते हैं और उन कॉलेजेस में जाके अपनी रिक्वायरमेंट्स के अकॉर्डिंग टेक्निकल, प्रोफेशनल एंड मैनेजरल जॉब्स के लिए उनको अपॉइंट कर लेते हैं। दिस इज कैंपस रिक्रूटमेंट। नेक्स्ट वन इज कैजुअल कॉलर्स, इंपॉर्टेंट वन, अगेन हम लोगों को ध्यान में रखना है, मैंने लिखवा रखा है। तो क्या होता है कि जैसे मान लो आज अपना स्कूल है, ठीक है, चिनाब पब्लिक स्कूल, यहाँ पे मेरे को 2 टीचर्स आई नीड टू अपॉइंट। क्लियर। 2 टीचर्स अपॉइंट करने हैं, लेकिन मेरे पास यहाँ पे 5 कैंडिडेट्स आए, 3, 4, 5 में से मैंने यहाँ पे इन दोनों को अपॉइंट कर लिया, इन 3 को मैंने अपॉइंट नहीं किया। तो ये जो 3 अपॉइंट नहीं हुए ये क्या कहलाते हैं, अनसॉलिसिटेड एप्लीकेंट। अनसॉलिसिटेड एप्लीकेंट मीन्स ऐसे एप्लीकेंट जिनको मैंने बुलाया नहीं है। लेकिन मैं क्या करती हूँ कि इनका ये नहीं कि आज काम खत्म हुआ, मैंने फाइल में से इनके रिज्यूम में या बायोडेटा मैंने निकाल के फेंक दिया, मैं उनकी एप्लीकेशंस अपने पास रखूंगी। कल को किसी भी रीजन से जिस टीचर को मैंने अपॉइंट किया था नॉट विलिंग, और आफ्टर ज्वाइनिंग उसने किसी भी अपने पर्सनल रीजन से छोड़ दिया, तो इन दैट केस मैं क्या कर सकती हूँ कि जो अनसॉलिसिटेड एम्प्लॉयज थे, अनसॉलिसिटेड ये जो 3 एम्प्लॉयज थे, 3 कैंडिडेट्स थे, उनमें से मैं किसी को भी बुला सकती हूँ। तो ये क्या कहलाएगा, मेरा कैजुअल कॉलर्स। क्लियर। तो many reputed business organization keep a database of unsolicited, means not selected applicant in their office. List of such job seekers can be prepared and whenever required in future call can be made to these applicants. तो casual callers हमको ध्यान में रखना है। Next one is direct recruitment. Direct recruitment basically related with हम लोग का again unskilled और semi skilled jobs के लिए। तो इसमें हम लोग क्या करते हैं कि हमारा जो ऑर्गेनाइजेशन का गेट है वहाँ पे हमारा एक नोटिस बोर्ड लगा हुआ होता है, और उस नोटिस बोर्ड पे हम एक डिटेल लगा देते हैं कि हमको इस स्पेसिफिकेशन के वर्कर्स चाहिए, और एक डेट दे देते हैं कि इस स्पेसिफाइड डेट पे आपको आना है। तो द सीकर्स असेंबल आउटसाइड द प्रीमाइसेस ऑन द स्पेसिफाइड डेट एंड सिलेक्शन इज डन ऑन द स्पॉट। वहाँ आ जाते हैं और वहीं से हम लोग उनका सिलेक्शन कर लेते हैं। सच वर्कर्स आर कॉल्ड बदली वर्कर्स। ध्यान रखना है हमको ये वर्ड, बदली वर्कर्स और कैजुअल वर्कर्स। बदली वर्कर्स कहते हैं या कैजुअल वर्कर्स कहते हैं, जो इनको हम लोग क्या करते हैं कि हमारा ऑर्गेनाइजेशन है, ऑर्गेनाइजेशन का गेट है, गेट पे नोटिस बोर्ड लगा हुआ है, उस नोटिस बोर्ड पे हम लोगों ने क्लियर लगा दिया कि इस स्पेसिफिकेशन, इस काम के लिए हमको वर्कर्स चाहिए, और ये यूज होता है अनस्किल्ड और सेमी स्किल्ड जॉब्स के लिए। क्लियर। डेट बता देते हैं, उस डेट पे वो लोग इकट्ठे होते हैं और वहां से हम ऑन द स्पॉट उनको सेलेक्ट कर लेते हैं। तो इनके लिए एक नाम और क्या यूज होता है हम लोग का, बदली वर्कर्स। वी यूज कॉल देम बदली वर्कर्स। कैजुअल वर्कर्स तो कहेंगे ही कहेंगे, और हम इनको बदली वर्कर्स भी बोल सकते हैं। नेक्स्ट वन इज एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज। डेली वेजेस बेसिस पे देते हैं उनको बदली वर्कर्स को। एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज, एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज बेसिकली रन बाय द गवर्नमेंट। इसको गवर्नमेंट रन करती है। ध्यान रखना, अगर गवर्नमेंट से रिलेटेड कभी भी पूछ लेंगे तो वो एम्प्लॉयमेंट।
So next one is employment exchange. Employment exchange are maintained by the गवर्नमेंट. तो जब भी अगर आप लोगों से कोई गवर्नमेंट की बात करेंगे तो गवर्नमेंट वाले केस में हमेशा एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज ही आएगा. तो इसमें हम लोगों का अनस्किल्ड, स्किल्ड, ऑपरेटिव किसी भी तरीके के लिए हम लोग इसको यूज कर सकते हैं. अगर हम लोगों ने बोला इन केस इन सम केसेस कंपल्सरी नोटिफिकेशन ऑफ वैकेंसीज थ्रू एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज इज रिक्वायर्ड बाय लॉ. बेसिकली जितनी भी गवर्नमेंट जॉब्स होती हैं, गवर्नमेंट वैकेंसीज होती हैं, उनके लिए एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज में हम लोग का नोटिफिकेशन देना जरूरी होता है. और जिसने वहां पे रजिस्ट्रेशन कराया हुआ है वहां पे से उन सब कैंडिडेट्स को एक नोटिफिकेशन पहुंच जाता है, एक इंफॉर्मेशन पहुंच जाती है जिसके बेसिस पे वो उन जॉब्स के लिए अप्लाई कर सकते हैं. क्लियर. एडवर्टाइजमेंट इन द न्यूज़पेपर और ट्रेड और प्रोफेशनल जर्नल, सिंपल तरीका है, हम लोग कर देंगे. प्लेसमेंट एजेंसीज. नेक्स्ट वन इज प्लेसमेंट एजेंसीज. ये बेसिकली यूज होती हैं हम लोग की टेक्निकल एंड प्रोफेशनल एरियाज में. प्राइवेट एजेंसीज होती हैं जो सब्सटेंटिव वो नेशन वाइड सर्विस प्रोवाइड करती हैं कि जो एम्प्लॉयज के डिमांड एंड सप्लाई मीन्स मेरे को हायर लेवल के मैनेजर्स अपॉइंट करने, तो प्लेसमेंट एजेंसीज के थ्रू मैं काम करूंगी. तो मेरे को अगर रिक्वायरमेंट है तो मैं भी वहां पे अपने रिज्यूमे दे रही हूँ. कंपनी को रिक्वायरमेंट है तो कंपनी भी उनसे बोल रही है कि मेरे को हमको अच्छे कैंडिडेट्स आप अवेलेबल करो. तो अगर मैंने अपना रिज्यूमे वहां पे दे रखा है तो कंपनी ने, रिलायंस कंपनी ने वहां पे बोला तो दे कैन फॉरवर्ड माय रिज्यूमे टू देम. तो कंपनी क्या करेगी, उनके बेसिस पे अपॉइंटमेंट सिलेक्शन कर सकती है. तो वन ऑफ द मोड ऑफ रिक्रूटमेंट इज थ्रू प्लेसमेंट एजेंसीज. बट रिमेंबर दिस, इट इज यूज इन केस ऑफ टेक्निकल एंड प्रोफेशनल एरियाज. टेक्निकल और प्रोफेशनल लेवल के लिए यूज करते हैं. ये एजेंसीज कलेक्ट बायोडेटा ऑफ लार्ज नंबर ऑफ कैंडिडेट्स, रिकमेंड सुटेबल नेम्स टू. मैंने बताया ना, जैसे मैंने मेरा दे रखा है रिज्यूमे और वो उन्होंने जब रिलायंस कंपनी ने मांगा तो उन्होंने वो बायोडेटा मेरा वहां पे अवेलेबल करा दिया. क्लियर. नेक्स्ट वन इज मैनेजमेंट कंसल्टेंसी. मैनेजमेंट कंसल्टेंसी इट हेल्प्स द ऑर्गेनाइजेशन. सेम सही है इसमें, बस इसमें इतना सा है कि वहां पे तो वो लोग अपना मेरा रिज्यूमे फॉरवर्ड कर देंगे, जबकि यहाँ पे इस केस में वो लोग अपने क्लाइंट के, रिलायंस कंपनी के बिहाफ पे वो लोग उसको अपॉइंट ही करके दे रहे हैं. मीन्स कि वो लोग हो सकता है कि जरूरत पड़ेगी तो कंपनी के बिहाफ पे एडवर्टाइजमेंट भी दे सकते हैं फॉर अपॉइंटमेंट ऑफ एनी पर्सन. तो इट हेल्प्स द ऑर्गेनाइजेशन टू अपॉइंट टेक्निकल. यहाँ पे भी ये भी वही हायर लेवल का है, टेक्निकल, प्रोफेशनल एंड मैनेजरल पर्सनल्स के लिए, मिडिल लेवल और टॉप लेवल के लिए. डेटाबेस मेंटेन करते हैं वेरियस पर्सन्स का, क्वालिफिकेशंस का, और इवन दे कैन एडवर्टाइज द जॉब ऑन बिहाफ ऑफ द क्लाइंट एंड रिक्रूट राइट टाइप ऑफ पर्सन्स फॉर देम. क्लियर. तो दीज आर द वेरियस मेथड्स ऑफ एक्सटर्नल रिक्रूटमेंट. कुछ हमको ध्यान में रखने. एक तो कैजुअल कॉलर हमको ध्यान में रखना है क्योंकि ये रिपीटेडली पूछा जाता है. अनसॉलिसिटेड जो एप्लीकेशंस हैं जिनको अपॉइंट नहीं किया था, बाद में जब हमको जरूरत पड़ेगी तो कर लेंगे. लेबर कॉन्ट्रैक्टर, जब वर्कर्स चाहिए तो हम इनको कॉन्ट्रैक्टर को बोलेंगे, डायरेक्ट अपॉइंट नहीं करेंगे, ये हमारे पास भेजेंगे. लेकिन डिसएडवांटेज क्या है कि अगर ये जाएगा लेबर कॉन्ट्रैक्टर तो उसके पीछे पीछे सारी लेबर भी हमारी चली जाएगी. डायरेक्ट रिक्रूटमेंट में नोटिस बोर्ड पे लगा देंगे अनस्किल्ड लेबर के लिए और अपॉइंट कर देंगे. क्लियर. तो इन दिस वे हम लोग का कंप्लीट होता है दिस पार्ट. तो वेरियस मोड्स ऑफ एक्सटर्नल हम लोग का रिक्रूटमेंट. अब हम लोग का इसमें जस्ट हम लोग की एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस जो हैं आप एक बार रीड करिएगा. इट्स जस्ट द ऑपोजिट ऑफ इंटरनल रिक्रूटमेंट. इंटरनल सोर्सेज ऑफ रिक्रूटमेंट जो उसके बेनिफिट्स से वो उसकी मेरिट्स थी वो डीमेरिट्स हो जाएंगी, डीमेरिट्स मेरिट्स हो जाएंगी. रीड इट वंस, देन अगर कोई दिक्कत होगी तो हम करेंगे, लेकिन फिर भी मैं 1 मिनट हम लोग इसको देखते हैं. फर्स्ट वन इज क्वालिफाइड पर्सनल्स. मैनेजमेंट कैन अपॉइंट. जब हमारे पास एक वाइडर चॉइस होगी तो हम लोग को ज़्यादा अच्छे क्वालिफाइड ट्रेन पर्सनस मिल जाएंगे. चॉइस ज़्यादा अवेलेबल होगी, नहीं तो वहाँ तो जिसका प्रमोशन हो रहा है उसको ही अपॉइंट करना पड़ेगा. फ्रेश टैलेंट हमारे सामने आएगा और एक मतलब जस्ट बिल्कुल उसके ऑपोजिट पॉइंट्स हैं. जो उसकी एडवांटेजेस थी यहाँ पे डिसएडवांटेजेस, और जो उसकी डिसएडवांटेजेस थी यहाँ पे एडवांटेजेस. क्लियर. सो वेरियस सोर्सेज ऑफ एक्सटर्नल रिक्रूटमेंट, वेब पब्लिशिंग, इंटरनेट साइट्स के थ्रू, एडवर्टाइजमेंट ऑन टेलीविजन के थ्रू, लेबर कॉन्ट्रैक्टर, रिकमेंडेशन ऑफ एग्जिस्टिंग एम्प्लॉयज, कैंपस रिक्रूटमेंट, कंपनीज आती हैं कैंपस में रिक्रूट करती हैं. देन हम लोगों का कैजुअल कॉलर्स, अनसॉलिसिटेड, डायरेक्ट रिक्रूटमेंट, नोटिस लगा के, बदली वर्कर्स भी बोलते हैं इनको,
गवर्नमेंट अगर करेगी तो एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज के थ्रू करेगी, एडवर्टीजमेंट दे सकते हैं न्यूज़पेपर जर्नल्स में, प्लेसमेंट एजेंसीज जब टेक्निकल एंड प्रोफेशनल एरियाज में रिक्वायरमेंट है, और हम लोग का मैनेजमेंट कंसल्टेंसी अगेन इन केस ऑफ टेक्निकल प्रोफेशनल एंड मैनेजरल पर्सन्स की अगर हमको रिक्वायरमेंट है. क्लियर? इन दिस वे watch it again and again and clear your doubts. Okay.